Good morning, students. Myself is Satyen Singh Narwalia. Today, start new chapter number 4, Physical Education and Sports for Differently Abled. यानी इसका अगर और दूसरा नाम भी देखा जाए तो उसको बोल सकते हैं चैप्टर नंबर 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। मैं CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, दिव्यांग। ओके, तो फर्स्ट थिंग हम लोग ये जानेंगे कि कि ये स्पेशल दिव्यांग स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए क्या क्या कुछ इस टाइप्स के डिसऑर्डर और डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो उनको पता नहीं पड़ता है या फिर हमको समझने में आसानी नहीं होती। ऐसे ही हम कुछ आज डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि डिसऑर्डर होता क्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिसऑर्डर होता क्या है। पहले हम डिसऑर्डर is a problem or illness which affects someone's mind or body. Disorder is defined as a state of confusion or a mental or physical problem that interrupts normal function। यानी कि डिसऑर्डर एक तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हमारा माइंड और बॉडी दोनों ही इफ़ेक्ट्स होते हैं, और डिसऑर्डर से हमें ये कन्फ्यूज़न होता है, मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस को इंटरप्ट या फिर डिस्टर्ब करते हैं। ओके, एंड दिस इज अ डिसऑर्डर। अब सेकंड इज टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। कितने टाइप्स के डिसऑर्डर होते हैं? 5 टाइप्स के। तो फर्स्ट इज अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ADHD। क्या बोलते हैं इसको? ADHD। इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देन सेकंड इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। देन थर्ड इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, एंड देन फोर्थ इज अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर ODD। Then fifth is obsessive compulsive disorder OCD। यानी कि अब जितने भी डिसऑर्डर्स के आप लोगों ने नेम सुने, उन डिसऑर्डर्स को हम डिस्क्राइब करके यानी कि उनके बारे में पूर्णतः जानकारी लेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं और क्यों होती हैं। ओके, फर्स्ट डिसऑर्डर इज ADHD यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। Attention deficit hyperactivity disorder is a group of behavioral symptoms that include paying attention, hyperactivity and impulsiveness। यानी कि अगर इसको सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इट इज़ रिलेटेड टू न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इज कंसीडर एज अ मेंटल डिसऑर्डर। यानी कि एक मेंटल या न्यूरो डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स है। अ चाइल्ड विद द डिसऑर्डर फेसेस एस्टीम डिफ़िकल्टीज। इसमें चाइल्ड बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करता है। फर्स्ट इज एट पेइंग अटेंशन एंड कंट्रोलिंग हर हिज हाइपर एक्टिविटी बिहेवियर, एंड सी ही इज इम्पल्सिव रेस्टलेस एंड इज़ नॉट एबल टू सिट स्टिल। यानी कि स्टूडेंट जो है वो एक जगह प्रॉपर रूप से अपना फोकस नहीं कर सकता है और वो क्या रहता है, डिस्टर्ब रहता है, जिससे हाइपर एक्टिविटी होती है। और सेकंड थिंग इम्पल्सिवनेस आती है, यानी कि अपने दूसरे पर्सन को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करना। ओके, और एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे फोकस ना कर पाना। अब ये फोकस क्यों नहीं कर पाते? A main thing is ADHD is a brain disorder marked by an
ongoing pattern of inattention and or hyperactivity, impulsivity that interferes with functioning or development. अब इसमें मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? इट इज़ कंसिडर्ड बाय प्रॉब्लम्स पेइंग अटेंशन, एक्सेसिव एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होना, और डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग बिहेवियर, अपने बिहेवियर को कंट्रोल ना कर पाना, विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्सन एज, यानी कि अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाना और हाइपर एक्टिविटीज़ कर देना. ओके. एंड ADHD ऑफ 3 टाइप्स. ADHD कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का. तो फर्स्ट इज इन अटेंशन. अब इन अटेंशन में इन दिस अ पर्सन वंडर्स ऑफ टास्क, लैक्स persistence, is disorganized, has difficulty in sustaining focus. अब इसमें जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट होता है वो पर्टिकुलर टास्क पर क्या होता है, अटेंशन नहीं हो पाता है. अगर इसको डिफरेंट लैंग्वेज में देखा जाए तो इट मीन्स अ पर्सन वंडर्स ऑफ टास्क, लैक्स persistence, has difficulty sustaining focus, and is disorganized, and these problems are not due to defiance or lack of comprehension. यानी कि अपने पर्टिकुलर ज़्यादा एक्सेसिव काम होने से या ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्टिविटीज़ होने से वो क्या है, उस एक्टिविटीज़ के ऊपर अटेंशन या फोकस नहीं कर पाता है. एंड दिस इज़ अ ADHD. ओके. देन सेकेंड types is hyperactivity. It means a person seems to move about constantly or excessive movements. In adults, it may be extreme restlessness. अब जो भैया कह सकते हैं, इट मीन्स अ पर्सन सीम्स टू मूव अबाउट द कॉन्स्टेंटली इंक्लूडिंग इन सिचुएशन इन विच इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट और एक्सेसिवली फटिग्स, taps or talks. In adults, it may be extreme restless or wearing others out with constant activity. यानी क्या होता है, जो हाइपर एक्टिविटी यानी एक्सेसिव एक्टिविटी कह सकते हैं कि ज़्यादा एक्टिविटी आप लोगों ने करवाई तो क्या होता है, बच्चा उसके ऊपर पर्टिकुलर फोकस नहीं कर पाता है. जब पर्टिकुलर फोकस नहीं कर पाता है तो क्या होता है, बच्चा हाइपर होने लगता है. हाइपर होने के बाद फिर वो अदर एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देता है. ओके. Then last is impulsivity. It means a person excessively interpret others or make important decisions without considering the long-term consequences. तो इसमें हम लोग देखेंगे impulsivity में it means a person makes hasty action that occurs in the moment without first thinking about them, and that may have high potential for harm, or a desire for immediate rewards, or inability to delay gratification. An impulsive person may be socially intrusive and excessive, interprets others or make important decisions without considering the long term कॉन्सियसनेस. ओके. तो इसमें क्या है, जो बच्चा है, जो स्टूडेंट्स है, वो पर्टिकुलर एक मूवमेंट को करते करते क्या होता है, परेशान हो जाता है, या फिर हो सकता है कि अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए या फिर ज़्यादा स्ट्रेस होने से वो क्या करता है, दूसरों को डिस्टर्ब करने लगता है. जब दूसरों को डिस्टर्ब करता है तो उससे ये नहीं रहता है कि इस एक्टिविटी का हमें क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा कि अवार्ड मिलेगा. उसको क्या करना है, सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन शो करना है कि मैं प्रेजेंट हूँ और मैंने इसको ये डिस्टर्ब किया. ओके. एंड दिस इज अ टाइप्स ऑफ ADHD. सेकेंड इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन is a complex disorder of the brain that affects developing children and adults.
यानी कि ये किसको अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। अब इसमें मैन अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इट इज़ अ कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज़ ट्रबल रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन दैट कम्स इन थ्रू द सेंसेस। यानी कि जो हमारे ब्रेन के अंदर मैसेज को रिसीव और रिस्पॉन्ड किया जाता है वो किसके थ्रू होता है, सेंसेस के थ्रू। फॉर्मली रेफर्ड टू एज सेंसरी इंटीग्रेशन dysfunction, it is not currently recognized as a डिस्टिंक्ट मेडिकल डायग्नोसिस सम, यानी कि इसका कोई भी करेंटली ऐसा कोई मेडिकल या मेडिसिन्स नहीं है जिससे इसको सही किया जा सके। सम पीपल विथ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आर ओवर सेंसिटिव टू थिंग्स इन देयर इन्वायरमेंट। ओके यानी कि इसमें क्या होता है कि जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है वो क्या, ओवर थिंकिंग मीन्स ज़्यादा सोचते हैं एनवायरनमेंट के बारे में कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, कभी यह हो जाए, कभी ऐसा हो जाए। ये सारी चीज़ें किस में आती, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी एसपीडी में। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं तो इसमें एक है कि जैसे कि आप लोगों को सपोज दैट एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को ऐसा बताता हूँ जिससे कि आपको इजली वे में ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके बेटा, अब मैंने जैसे बताया था आपका फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि द साउंड ऑफ लीफ ब्लोवर आउटसाइड द विंडो मे कॉज देम टू वॉमिट और डाइव बट डाइव अंडर द टेबल। यानी कि अगर बच्चे को सपोज बैठा हुआ है, अचानक पेड़ के पत्तों की आवाज़ आती है तो उसे क्या फील होता है कि उसे कोई डरा रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसे उल्टी होती या फिर वो टेबल के नीचे छुप जाता है। ओके तो इसमें जो सेंसेस होते हैं वो करेक्ट वे में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। क्लियर दैट। और इसमें जो भी है, अब इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में बी इफेक्ट वन सेंस लाइक हियरिंग, टच और टेस्ट, और इट में अफेक्ट मल्टीपल सेंसेस एंड people can be over or under responsive to the things they have difficulties with। यानी कि इसमें आप लोगों को सुनने की, टच करने की, टेस्ट करने की और मल्टीपल सेंसेस आते हैं। जो आपके रिस्पॉन्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, रॉन्ग हो सकते हैं या फिर रिस्पॉन्सेज देने में डिफ़िकल्टीज हो सकती है। ओके क्लियर स्टूडेंट्स। सो मैनी साइंस ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी एसपीडी के बहुत सारे साइंस होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि बच्चों को एसपीडी है या फिर नहीं। तो फर्स्ट इज may cover ears when there are loud sounds such as vacuums, hair dryers etc. may even scream और cry। यानी कि बच्चे जब तेज़ साउंड आता है लाउड ड्रायर्स का या फिर लाउड साउंड्स और हेयर ड्रायर वैक्यूम्स, तो उसके क्या होता है, चीखते हैं और रोने लगते हैं, अपने कान बंद कर लेते हैं। ओके देन सेकंड इज में है इश्यूज विथ फूड टेक्सचर गैगिंग इन कॉमन व्हेन ट्राइंग न्यू थिंग्स। यानी कि बच्चों को खाने के टेक्सचर और उसके डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका तथा खाने में किस टाइप का टेस्ट है, वो टेक्सचर है, वो कैसा बना हुआ है, कैसा सजा हुआ है, इस थिंग को देखकर भी वो थोड़ा क्या होते हैं, गलत रिस्पॉन्स करने लगते हैं और उनको उस खाने में अच्छा नहीं लगता है। देन थर्ड इज कैन नॉट बी कोज्ड और कैन नॉट बी टच्ड इनफ। यानी कि कोई भी एक दूसरे को टच की फीलिंग नहीं कर सकते, यानी एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके माइंड में गलत रिस्पॉन्सेस होते हैं। देन फोर्थ इज may show little or no reaction to stimulation, even pain to extreme hot or and cold
और ओवर रिएक्शन टू पेन टू हॉट एंड कोल्ड, यानी कि उनको फील नहीं होता है कि हॉट एंड कोल्ड का, और जब फील होता है, थोड़ा सा फील होता है तो कभी कभी ओवर रिएक्ट करते हैं, और जब बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि फीलिंग होती है बट वो रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी कि जहाँ पर उनको रिएक्ट करना चाहिए वहाँ रिएक्ट नहीं करते हैं, और जहाँ पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए वहाँ पर ओवर रिएक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इज मे हैव पुअर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी कह सकते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में भी काफ़ी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। देन नेक्स्ट इज मे बी एन एक्सेसिव रिस्क टेकर एंड क्रैशिंग इनटू थिंग्स, यानी कि वो जो स्टूडेंट्स इस टाइप के जो पर्सन्स होते हैं या स्टूडेंट चाइल्ड होते हैं वो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, यानी कि उनको क्रैश करने में, टक्कर मारने में, एक्सीडेंट करने में, यानी कि या रिस्क लेने में उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। देन नेक्स्ट इज में क्राई और गेट अपसेट ओवर क्लोथिंग टैक्स और टेक्सचर, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े तो पहन लिए अच्छे हैं बट टैक्स उनका ख़राब है, कभी टेक्सचर उनका सही नहीं है, या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनसे कि वो ओवर रिएक्ट करते हैं या गलत रिस्पॉन्सेज देते हैं। देन नेक्स्ट इज मे बी सेंसिटिव टू लाइट, यानी लाइट के साथ वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लाइट बंद कर दी तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, यानी कि ऐसा अंधेरे से डरना, ये सब सेंसिटिव वाली बातें हैं। देन नेक्स्ट इज मे डिसलाइक हेयर बीइंग ब्रश्ड और कट, यानी कि अपने हेयर को कट नहीं करवाना, हेयर को कभी भी हेयर को सही तरीके से नहीं रखना, कट नहीं करना, ये सब उनकी डिसलाइक्स हैं जो उन्हें पसंद नहीं है कि हम लोग ऐसा करने से ऐसा हो जाए, यानी कि उनके माइंड में गलत रिस्पॉन्सेस होते हैं कि ऐसा करने से ये गलत हो सकता है। ओके, देन दिस इज ए साइन ऑफ SPD. Okay, clear students? And third disorder is autism spectrum disorder. Autism spectrum disorder is the name for a group of developmental disorder. ASD includes a wide range, a spectrum of symptoms, skills and levels of disabilities. या फिर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये डिसऑर्डर ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. This is a wide range of impairment where various symptoms can be observed in a child skills performance and can be graded at various level, यानी कि इसमें जो कई सारे सिम्टम्स होते हैं उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग उस SPASD को क्या करते हैं, ग्रेडेड कर सकते हैं कि किस लेवल्स का ये ASD है या नहीं. ASD may be mild, moderate और severe depending upon the symptoms, यानी कि ASD मॉडरेट है या सीवियर है ये डिपेंड करता है उसके सिम्टम्स पे. ओके, तो फर्स्ट थिंग्स हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. एंड सिम्टम्स आर टिपिकली रिकॉग्नाइज्ड इन द फर्स्ट 2 years. सम ऑफ देम आर फर्स्ट डिप्रेशन या फिर एंजाइटी. अब मैं आपको जो पिक्चर दिखा रहा हूँ इसमें जो हो सकता है कि लास्ट कुछ ईयर्स ADD ODD यानी कि डिप्रेशन या फिर ADHD एंजाइटी या OSD या फिर गिफ्टेड या ऑडिटरी प्रोसेसिंग, ये सारे लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं, मगर इसके अलावा कई सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि उसका लेवल क्या है. तो पहले सिम्टम्स ऑफ ASD में देखिए, रेसिस्टिंग टच एंड प्रेफरिंग टू प्ले अलोन, यानी कि वो किसी के साथ किसी से टच नहीं कर सकता है और वो अकेले खेलना ही पसंद करता है. फेलिंग टू रिस्पॉन्ड टू देयर नेम, यानी कि वो दूसरों का नाम भूल जाता है और प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है. एब्सेंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि जो क्या बोलता है और उस पर फेस पे क्या एक्सप्रेशन है वो दोनों ही डिफरेंट होते हैं.
इनएबिलिटी टू गिव और सस्टेन आई कांटेक्ट, यानी कि वो किसी दूसरे के साथ आई कांटेक्ट करने में उसको प्रॉब्लम्स होती है। डिफ़िकल्टीज इन डेवलपिंग नॉर्मल स्पीच, यानी कि वो जो डिफ़िकल्टी होती है उसको नॉर्मल स्पीच यानी कि नॉर्मल वे में अगर वो बोलना भी चाहता है तो उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। देन नेक्स्ट इज फेलिंग टू एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग और टू शो एम्पैथी, यानी कि वो ये भूल जाता है कि कहाँ पर इमोशंस को कौन कौन से इमोशंस कैसे दिखाना चाहिए, क्या हैप्पी दिखाना चाहिए, सिंपैथी दिखाना चाहिए, क्या फिर जो इमोशंस क्या क्या होना चाहिए वहाँ पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अनएबल टू फंक्शन नॉर्मली इन सोशल कम्युनिकेशन ऑफन एंडिंग अप साउंडिंग रूड और पैसिव, यानी कि अगर वो अदर दूसरे पर्सन या सोशोलॉजिकल वो दूसरों के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में नहीं कर पाता है और वो रूड बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है। देन नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ repetitive movements like flapping the hand और रॉकिंग वंस बॉडी, यानी कि अपने जो उसका मूवमेंट्स है जिसको कह सकते हैं कि रेगुलर जो मूवमेंट्स है उसका फ्लैपिंग हैंड्स करना या रॉकिंग वंस बॉडी है वो कंटिन्यू वे में करता रहता है। देन थर्ड नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ एक्शंस दैट माइट कॉज हार्म टू सेल्फ लाइक बीटिंग और बंगिंग द हेड, यानी कि अपने आप को अगर प्रॉपर एक्शन नहीं दे पा रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपने आप को पीटना या फिर थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रिक्ट रूटीन्स एंड शोइंग कंफर्ट इफ़ एनी चेंजेस आर मेड इन द रूटीन्स, यानी कि अगर उसके रूटीन में कोई चेंजेस आता है तो अपने आप को डिस्कम्फर्ट पाता है वो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ odd motor coordination of the body such as क्लैम्पसी वॉकिंग स्टेप बॉडी मूवमेंट्स, यानी कि प्रॉप छोटे स्टेप्स करना जिसे बोलते हैं ना बेबी स्टेप्स बोला जाता है, उसे स्टेप्स में वॉकिंग करना और स्टिप बॉडी रखना, बॉडी को हमेशा टाइट रख के मूव करना, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं जो कि हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि उसमें ASD है कि नहीं है। अब इसमें मेन थिंग है कि इसके जो ट्रीटमेंट हैं कि क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हो सकता है कि जैसे कि आप लोग कई इसमें अपन को क्लियर हो गया कि सिम्टम्स तो इनके ये हैं, बट जो इसमें कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम लोग उनसे डायरेक्ट यानी फैमिलीज विद कंसर्न शुड टॉक टू देयर पेडिट्रिशियन अबाउट व्हाट दे हैव ऑब्जर्व एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ASD screening. According to the Centers for Disease Control or Prevention CDC, around first in 68 children has been identified with same form of ASD, यानी ये सारे सिम्टम्स हैं CDC के थ्रू उन्होंने 68 स्टूडेंट्स में इस टाइप के सिम्टम्स पाए गए हैं। और इसका जो मेन है ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग ज़्यादातर साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर्स रहते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, थेरेपीज यूज़ कर सकते हैं जिससे कि उनका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट हो सके। एंड मीन्स कह सकते हैं कि सिंगल बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ASD वर्किंग क्लोजली विथ अ डॉक्टर और हेल्थ care professional is an important part of finding the right treatment program. There are many treatment options, social services, programs and other resources that can help, यानी कई सारे ऐसे सोशल सर्विसेज होते हैं या ऐसे कोई प्रोग्राम्स होते हैं जो आप लोगों को इस ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि ADHD कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसका कॉजेज़ कारण क्या होते हैं। तो कॉजेज़ इसमें फर्स्ट इज़ जेनेटिक फैक्टर्स, इट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर दैट पास्ट सोशली, स्टडीज शो दैट पेरेंट्स sibling and children of peoples with ADHD may be up to 5 times
more likely to have the disorder than the people who are not related to someone with ADHD। अब उसको अगर अब हम बोलें सिंपल लैंग्वेज में तो differences have been found to result in ADHD. Research indicates that ADHD is more likely to be found in males than females on accounts of genetics differences associated with the X chromosome. Younger siblings of individual with ADHD are likely to develop it। यानी कि मोस्टली देखा जाए तो ये बच्चों में यानी जो जेनेटिक डिफरेंस है उसमें भी ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि एक्स क्रोमोसोम किसका रहता है, वाई क्रोमोसोम किसका रहता है, उससे एचडी बढ़ने के चांसेस या जेनेटिक इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। तो देन सेकंड इज़ ब्रेन इंजरीज। ब्रेन इंजरीज में व्हेन अ बेबी ब्रेन इज डैमेज बिफोर द आफ्टर बर्थ दिस कुड मेक द बेबी मोर लाइकली टू डेवलप एडीएचडी लेटर ऑन। यानी कि अगर हो सकता है कि अगर बच्चे का स्टार्टिंग में बेबी जब ब्रेन डैमेज हो गया है तो आफ्टर बर्थ उसको बर्थ के बाद अगर ब्रेन डैमेज हो जाता है तो हो सकता है कि आगे चल के उसे एडीएचडी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। दैन थर्ड इज़ लो बर्थ वेट। यानी कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन विथ लो बर्थ वेट आर मोर लाइकली टू डेवलप एडीएचडी। यानी कि जो लो बर्थ वेट होते हैं ना, इनका वेट बर्थ के टाइम कम होता है, वो आगे चल के हो सकता है कि एडीएचडी उनमें कन्वर्ट हो या फिर एडीएचडी हो सकता है। देन फोर्थ इज ट्रोमा एंड ब्रेन डिसीजेज। एंड ट्रोमा एंड ब्रेन डिसीजेज में एंड दिस टाइम ट्रोमा ड्यूरिंग बर्थ एंड ब्रेन डिसीजेज में लीड टू डेवलप एडीएचडी। यानी कि किसी को अगर बर्थ के ड्यूरिंग बर्थ अगर किसी को ट्रॉमा हो गया या ब्रेन से रिलेटिव कोई भी डिसीजेज है जिसमें उसका हो सकता है कोई नर्व्स या पल्स डैमेज हो गई हो और जिससे हो सकता है कि उसका ब्रेन प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाया तो उसको चांसेस एडीएचडी होने के ज़्यादा हैं। एंड लास्ट इज डाइट। डाइट मीन्स देयर आर a number of evidences which shows that taking a particular type of food or food additives play a significant role in causing ADHD। यानी कि जो फूड एडिक्टिव्स होते हैं यानी कि जो फूड के लिए कह सकते हैं कि जो एक खाने के लिए जीता है और एक जीने के लिए खाता है। जो खाने के लिए जीते हैं वो आगे चल के हो सकता है फूड यानी कि एडीएचडी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओके।